Hello everyone. So in this lesson we will be discussing about Herbert Simon. So बहुत ही learned जो है thinker रहे हैं Herbert Simon. इनका बहुत अच्छा काम रहा है behavioral theory पर, decision making theory पर, which we have already discussed in detail decision making वाले टॉपिक में. फिर से रिवाइज करेंगे, थोड़ा और अच्छे से देखेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन को इस वीडियो के अंदर. सो ही वाज born in 1916 and he expired in 2001. Okay, so let's get started with a few facts about Herbert Simon. So he was born in Milwaukee, Wisconsin, USA in 1916. Then University of Chicago में उन्होंने social sciences and mathematics पढ़ी. Then in 1943 he completed his PhD in political science with major field in public administration. So it was in political science, but major जो subject था उनका public administration था. Then associated with several professional bodies of political science, economics, psychology, sociology, computer science, management, philosophy, etc. So you can see कि कितने varied subjects के साथ जो थे ये associated थे, इनके professional bodies के साथ he was associated. In 1978 he won Nobel Prize in Economics for his decision making process within economic organizations. So now you can see, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके, फॉर हिम, फॉर साइमन, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसीजन मेकिंग. नाउ ही मेड दैट, ही उन्होंने अपनी थियोरी मोल्ड करके ही डिड इट, डिस्कस्ड इट विद इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फॉर दैट ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, राइट. सो 1917 में उनको ये जो है अवार्ड मिला. Then he received major awards from different science communities. तो सिर्फ ये एक नोबेल प्राइज नहीं मिला, और भी बहुत सारे जो है अवार्ड्स की लिस्ट है. ही इज कॉल्ड साइंटिस्ट. तो मतलब साइंटिस्ट का भी साइंटिस्ट, जैसे हम अगर एक देसी जिस लैंग्वेज में बोलते हैं कि साइंटिस्ट का भी बाप हो गए, father of scientists. So he was called scientist, authored over 1,000 publications, 1,000 publications से भी ज़्यादा. और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि उन जो पब्लिकेशंस थी उनकी रेंज क्या थी, किन सब्जेक्ट से वो डील कर रही थी. तो दीज इंक्लूड पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, ऑर्गेनाइजेशन थियोरी, कंप्यूटर साइंस एंड एक्सेट्रा. ओके, सो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट से जो है इनकी पब्लिकेशंस डील कर रही हैं. ओके, हम एक सब्जेक्ट से अच्छे से नहीं पढ़ पाते कई बार, एंड ही वाज डीलिंग विद दीज अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. कहाँ पॉलिटिकल साइंस, कहाँ मैथमेटिक्स, फिर साइकोलॉजी भी, फिलॉसफी भी, कंप्यूटर साइंस भी. और ये सिर्फ उनको नॉर्मल स्टडी नहीं कर रहे, ही इज ऑल्सो राइटिंग पेपर्स, ही इज ऑल्सो पब्लिशिंग बुक्स ऑन दीज सब्जेक्ट्स, राइट. So he received honorary degrees from over 2 dozen universities around the world. 2 दर्जन, लाइक 24 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से इनको ऑनररी डिग्रीज मिली. मतलब इतने ज़्यादा ये आप देख सकते हो कितने पढ़े लिखे थे. Then Herbert Simon's theory is also called logical positivist theory. तो जो Herbert Simon की theory है, decision making theory है, या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, उसको logical positivist theory भी बोला जाता है, बिकॉज इनकी जो methodology है वो logical positivism है. मतलब साइंटिफिक स्टडी इन्होंने की. ही बिलीव्ड इन फैक्ट्स, ही बिलीव्ड इन लॉजिक, स्टडी विच कैन बी वेरीफाइड. ओके, तो क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि अभी रिसेंट जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि हर्बर्ट साइमन की मेथोडोलॉजी क्या थी. तो ऑप्शंस में था लॉजिकल पॉजिटिविज्म, विच वाज द आंसर, राइट. एंड ही रिजेक्टेड पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायकॉटमी. सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर. तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया. तो इन्होंने रिजेक्ट किया पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायकॉटमी. आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे मेंशन ना भी करूँ, ठीक है, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायकॉटमी, मतलब कि पॉलिटिक्स अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलग है. जो पर्सन इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हो, उनमें पब्लिकेशंस कर रहा हो, आपको लगता है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेगा? वो तो पूरी की पूरी नॉलेज को एक देख रहा है. ओके, वो इकोनॉमिक्स की भी बात कर रहा है, वो लिंग्विस्टिक्स की भी बात कर रहा है, वो फिलॉसफी की बात भी कर रहा है, वो साइकोलॉजी की बात भी कर रहा है, वो मैथमेटिक्स की बात भी, कंप्यूटर साइंस. मतलब उसकी नॉलेज इतनी वास्ट है कि ही कैन रिलेट एनीथिंग विद एनीथिंग, राइट. सो ऑब्वियसली ही वुड रिजेक्ट पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायकॉटमी, राइट. नाउ these are the publications of Herbert Simon. Now I have already told you कि उन्होंने actual publications देखे हैं, तो वो these are over 1,000 publications, right. ये कुछ main publications है Herbert Simon की. Number 1, administrative behavior, काफ़ी famous जो इनकी रही, which came in 1947. Number 2, public administration, 1950. Number 3, fundamental research and administration, 1953.
Next, organizations 1958. Then the new science of management decision 1960. Then shape of automation 1960 again. Then sciences of artificial and human problem solving 1972. Right. So these are seven main publications of Herbert Simon. Okay. तो कुछ जो बहुत जैसे मेन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिहेवियर है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं. Next, if we talk about Simon's contribution, we can, deal with it in these headings. Number one is decision making, which we have already done. तो फटाफट हम इसमें रिवाइज करेंगे. डिसीजन मेकिंग के अंदर ही कुछ जो हेडिंग्स हैं वो क्या होती हैं? फैक्ट एंड वैल्यू, स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डिसीजंस. सेकंड जो कंट्रीब्यूशन आती है वो है मोड्स ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड थर्ड है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी. तो इनकी जो इन्होंने क्रिटिसिज्म की क्लासिकल थ्योरी की काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे. राइट. तो डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करते हैं. सो साइमन एम्ड एट डेवलपिंग द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो आर्ट की बात नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस की बात करते हैं. ओके. जिस तभी उन्होंने जो मेथोडोलॉजी है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, मतलब फैक्ट बेस्ड है, वट एवर कैन बी वेरीफाइड, एम्पिरिकल है. राइट. तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज डिसीजन मेकिंग. तो वो इक्वेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग से. राइट. सो डिसीजंस आर मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और वो कहते हैं कि जो डिसीजंस हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर लिए जाते हैं, चाहे वो ऊपर का लेवल हो चाहे नीचे लेवल का. अब क्योंकि हर लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? और कुछ नहीं है बल्कि अ स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर्स. डिसीजन मेकर्स का ही एक स्ट्रक्चर है. राइट. तो ये हो गया, उसको उन्होंने रिलेट किया डिसीजन मेकिंग को एडमिनिस्ट्रेशन से. डिसीजन मेकिंग उनके हिसाब से अगर उनकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? इट इज द ऑप्टिमम रैशनल चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. तो अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन है, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग हमारे पास तरीके हैं, उनमें से हम एक को चूज करना है. राइट. ऑप्टिमम बेसिस पे, रैशनल बेसिस पे, लॉजिक लगाकर, दैट इज डिसीजन मेकिंग. So again, now next he says a science of administration should be based on factual premises of administrative decisions. तो ये हम आगे भी फैक्ट एंड वैल्यू डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा. तो उन्होंने कहा कि अगर हमें साइंस की बात करनी है तो हमारा ध्यान डिसीजन के अंदर फैक्ट्स पे होना चाहिए. राइट. सो अगेन ये दो पॉइंट्स पहले मेंशन हो चुके हैं कि मेथोडोलॉजी जो थी उनकी लॉजिकल पॉजिटिविज्म थी, और उन्होंने रिजेक्ट किया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को. राइट. So now if we talk about facts and values, we have already done this. So हर डिसीजन के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ओके. ज़्यादातर जो डिसीजन होंगे दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा फैक्चुअल प्रेमिसेस या फैक्चुअल कंपोनेंट, दूसरा होगा आपका वैल्यू प्रेमिसेस या वैल्यू कंपोनेंट. फैक्ट क्या है? हमें पता है जैसे 2+2 is 4, राइट. ओके. और मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, सन राइजेज इन द ईस्ट. तो ये फैक्ट है, हम सबको पता है, इट कैन बी वेरीफाइड. ओके. तो वो हो गए फैक्ट जो हमेशा सबके लिए सेम रहेगा, सच रहेगा. ओके. मेरे लिए ईस्ट में सन राइज करता है, आपके लिए भी जो है सन ईस्ट में ही राइज करेगा. वैल्यू क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस. मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है, आपके लिए प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है. ओके. तो हम कहते हैं कि उसकी वैल्यूज ऐसी हैं. तो मतलब हमें, मेरे क्या प्रेफरेंसेस हैं, मैं किसको सही मानूंगी या गलत मानूंगी, आप किसको सही मानते हो या गलत मानते हो. जो वैल्यूज हैं ये चेंज करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फैक्ट्स जो हैं वो सेम रहेंगे ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. तो साइंस क्या है? सबके लिए सेम होगी. ओके. तो साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो वो कहते हैं कि अगर आपने साइंस डेवलप करनी है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, इट शुड बी ऑन द फैक्चुअल प्रेमिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. ठीक है. तो अगर आप साइंस डेवलप करना चाहते हो तो डिसीजंस की जो फैक्ट वाला जो पोर्शन है, जो फैक्चुअल कंपोनेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड वैल्यूज. ओके. डिसीजन मेकिंग का ही प्रोसेस है, पार्ट्स हैं फैक्ट्स एंड वैल्यूज. ऐसा नहीं है कि पूरे डिसीजन कोई फैक्चुअल डिसीजन है, पूरे डिसीजन कोई वैल्यू डिसीजन है. ये टाइप्स नहीं है, ये कॉम्पोनेंट्स हैं. एक ही डिसीजन में फैक्ट भी हो सकता है और आपका वैल्यू भी हो सकता है. तो जब हम डिसीजन लेंगे तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. Right. Now coming to decision making process, so we have done this. These are steps in decision making process. Okay. तो इन्होंने जो एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उनकी 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स दिए थे. नंबर 1 इंटेलिजेंस एक्टिविटी, नंबर 2 डिजाइन एक्टिविटी एंड नंबर 3 चॉइस एक्टिविटी. फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या है. इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या था? इनिशियल फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन. डिसीजन लेना कहाँ है,
प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ओके, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे है कि कौन सी सिचुएशन है जहाँ हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो पहले उसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इस यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है, तो उसको चुनना, उस ओकेजन को चुनना, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को चूज करना जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, दैट इज इंटेलिजेंस एक्टिविटी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग क्या करते हैं, जो लास्ट चॉइस एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ पे चूज करना होता है, तो वो रिलेट कर देते हैं इंटेलिजेंस को वहां से। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि जब इंटेलिजेंस एक्टिविटी आती है तो वो मैच द फॉलोइंग में इसको चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स में टिक मैच कर देते हैं। सो इंटेलिजेंस एक्टिविटी सबसे पहले है, आपको इसे याद करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, सिचुएशन क्या है जहाँ डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, राइट। उसके बाद आती है आपकी डिजाइन एक्टिविटी, फाइंडिंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड कंपेयरिंग देम। अब जब प्रॉब्लम हो गई तो क्या आगे सामने हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, तो पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, क्या क्या हम एक्शन ले सकते हैं, और उनको आपस में कंपेयर करना, उनके प्रॉज एंड कॉन्स देखना, ठीक है, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करना। नंबर 3 इज चॉइस एक्टिविटी। उसके बाद जब कंपैरिजन कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, चूजिंग बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स, उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चूज करना। सो दीज आर द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो इनिशियली साइमन ने ये 3 स्टेप्स दिए थे, बाद में जाकर उन्होंने एक रिव्यू का स्टेप भी है जो लास्ट में डाल दिया था। ठीक है, ये काफी बाद में डाला था, स्टार्टिंग में 3 एक्टिविटीज ही थी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी। ओके, ना ऑल्दो दीज स्टेप्स अपीयर टू बी इजी, दीज आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और अपने आप में एक पूरे पूरे डिसीजन है। एक इंटेलिजेंस एक्टिविटी जो है, एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन को ढूंढना, वो अपने आप में कंप्लीट डिसीजन है, तो उसके अंदर भी ये स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए साइमन ने कहा कि दीज स्टेप्स दो अपीयर इजी आर मच कॉम्प्लेक्स इन रियलिटी, और इसके लिए उन्होंने टर्म यूज की व्हील्स विद इन व्हील्स। ओके, जैसे पहिए एक दूसरे के अंदर सपोज फंसे होते हैं, तो अगर एक पहिया घूमेगा दूसरा भी घूमेगा, तो दैट इज नॉट एन इजी सिचुएशन, राइट। तो इस तरीके से व्हील्स विद इन व्हील्स जो है, इन स्टेप्स के लिए जो है साइमन ने टर्म यूज करी। और ये जो 3 स्टेप्स हमें देखे, हमें एक्टिविटीज देखी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, ये कहाँ से उन्होंने ली है। दीज 3 phases आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्टेजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग गिवन बाय जॉन ड्यूई। तो जॉन ड्यूई ने एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके 3 स्टेजेस दिए थे। वहीं से जो है इंस्पायर होके हर्बर्ट साइमन ने एक्टिविटीज दी हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड हैं। वो 3 स्टेप कैसे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड नंबर 3 विच ऑल्टरनेटिव इज द बेस्ट। ठीक है, जो भी सोल्यूशंस हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, ये जॉन ड्यूई के स्टेप्स हैं। ठीक है, इन्हीं से इंस्पायर्ड थी ये 3 एक्टिविटीज। नाउ कमिंग टू बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल. So it is also known as behavior alternative model. Very important. Don't get confused in exam कि ये behavior alternative model कौन सा है. Bounded rationality model को ही हम behavior alternative model कहते हैं. Right. So according to Simon, total rationality is impossible in administrative behavior. Completely logic लगाना, पूरी रैशनैलिटी के साथ, पूरे लॉजिक के साथ आप एक काम करना, डिसीजन लेना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड रैशनैलिटी। अब क्यों बाउंडेड है, बिकॉज क्या फैक्टर्स हैं जो बाउंड करते हैं, दीज आर इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज। आपके पास अब हाँ, ज़रूरी नहीं है कि किसी सिचुएशन के बारे में मेरे को पूरी की पूरी नॉलेज हो, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, राइट। टाइम कम हो सकता है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, एनवायरमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ प्री कंसीव नोशंस, मेरे खुद के थॉट्स, खुद के बिलीव्स हो सकते हैं जो डिसीजन को अफेक्ट करें। तो दीज आर देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जो हमारे लॉजिक को लिमिट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमाइजिंग डिसीजन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मैक्सिमम मतलब सारे के सारे बेनिफिट्स हम देख लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया सेटिस्फाइसिंग डिसीजन, ओके, ये हमने किया था। तो उन्होंने कहा मैक्सिमाइजिंग डिसीजन के कंपैरिजन में सेटिस्फाइसिंग डिसीजन। अब जो सेटिस्फाइसिंग वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, सेटिस्फैक्शन एंड सफाइस। ओके, सेटिस्फैक्शन इज कंटेंटमेंट, संतुष्टि होना, सफाइस मतलब पूरा पूरा पढ़ना, इनफ रहना। ठीक है, तो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन क्या है, डिसीजन विच इज सेटिस्फैक्टरी और गुड इनफ। तो जो हमारी बेसिक नीड्स है उतनी उतनी पूरी हो जाए, विच इज डिसीजन विच इज जस्ट गुड इनफ, विच इज सेटिस्फैक्टरी, चाहे वो बेस्ट भी ना हो पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, दैट इज सेटिस्फाइसिंग डिसीजंस। ठीक है, और ये जो डिसीजंस लेते हैं उन लोगों को उन्होंने टर्म दी एडमिनिस्ट्रेटिव मैन।
ओके जो मैक्सिमाइजिंग डिसीजन ले रहा है, जो मैक्सिमाइज करता है, उसका उन्होंने कहा इकोनॉमिक मैन। जो एक सेटिस्फाइसिंग डिसीजन ले रहा है, सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन ले रहा है, उसको उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। ओके एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन वाज criticized by Chris Argyris। उन्होंने क्या कहा कि जो साइमन थ्योरी है इट यूजेस satisfying to rationalize incompetence of administrative man। उनका कहना था, एर्जाइरिस का कहना था कि जो साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो बेसिकली इनकॉम्पिटेंट है, वो कैपेबल है ही नहीं। ठीक है, उनके हिसाब से मैनेजर्स में काबिलियत ही नहीं है कि वो अच्छे डिसीजंस, बेस्ट डिसीजंस ले सके, और उस चीज़ को कवर अप करने के लिए वो ये वाला कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं। तो ये उनकी क्रिटिसिज्म थी, राइट। सो दिस वाज द अबाउट बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, rationality which is limited, which is bounded। Now coming to types of decisions। तो दो तरीके के जो डिसीजंस है अकॉर्डिंग टू साइमन वो हैं। वैसे हमने और भी टाइप्स की थी डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, जैसे पर्सनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, ऐसे बहुत सारे हमने डिसीजन की टाइप्स की थी। लेकिन साइमन ने जो टाइप की है वो कौन सी है? प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम्ड मतलब जो जिनका प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। ओके सो दीज आर रूटीन इन नेचर, मतलब जो डेली हमने करने ही करने हैं, मोस्टली हम डेली जो है उन डिसीजंस को लेते हैं, उन डिसीजंस को करते हैं, मे बी मेक दीज डिसीजंस ऑन अ डेली बेसिस। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होंगे? जो नॉवल इन नेचर है, विच आर न्यू। ओके वो डेली नहीं होते। अगेन देन प्रोग्राम डिसीजन में है दीज आर रिपीटेटिव, ऑब्वियसली बिकॉज रूटीन है, डेली हो रहे हैं, तो दीज आर रिपीटेटिव, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं ये। नॉन प्रोग्राम जो डिसीजन है दे अकर वंस इन अ वाइल, तो ये रेपिटेटिव नहीं है, कभी कभार आ गए, कभी एकदम से भी आ सकते हैं, तो ऐसा इनका कोई रिपीटेशन का सीन नहीं है। प्रोग्राम डिसीजंस के लिए क्या है? देयर आर प्री एस्टैब्लिश मेथड्स फॉर सच डिसीजंस, क्योंकि ये रोज हो रहे हैं, ये रूटीन वर्क है, तो इनके तरीका है, एक सिस्टम है जो फिक्स्ड है कि वो हमने कैसे करना है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के लिए नो प्री एस्टैब्लिश मेथड्स, क्योंकि वो एकदम से नए हैं, कोई सिचुएशन है वो एकदम से आ गई है, पहले अगर पता होती तो हम उसके लिए रेडी रहते, पर पहले पता ही नहीं थी। ओके तो इसलिए इसके लिए कोई प्री एस्टैब्लिश्ड मेथड जो है वो नहीं है। इट नीड्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हमें इसका एक जब सिचुएशन आई उसको देखकर वो डिसीजन के हिसाब से उसको डिसीजन को लेना पड़ता है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है, इनोवेशन लगानी पड़ती है। ओके तो मतलब जो भी सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डेली का डेली काम हो रहा है, जो डेली की वर्किंग हो रही है, वो अपनी सारी प्रोग्राम डिसीजन हो गए। ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या हो गए? ऐसे डिसीजन जो डेली नहीं होते। सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मतलब कोई डिजास्टर आ गया फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर कुछ ऊपर से कुछ ऑर्डर आ गए, कोई एकदम से कोई बड़ा इवेंट करना है जो आपने पहले नहीं किया, तो उस ऐसी सिचुएशंस जो आपने पहले नहीं की हैं या बहुत कम की हैं, जिनके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, दोज आर नॉन प्रोग्राम डिसीजन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग बाय साइमन। तो हमने यहाँ पे फैक्ट एंड वैल्यू भी कर लिया, स्टेजेस भी कर ली, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल भी कर लिया, एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन भी कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोड्स ऑफ इन्फ्लुएंस। बहुत इजी है। इन्फ्लुएंस क्या होता है? किस चीज़ से जो है एम्प्लॉयज़ आपके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, मूव हो रहे हैं। सो टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस आर देयर। तो साइमन ने सीधी सीधी बात करके कि दो तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है एक एम्प्लॉय या एक पर्सन हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्फ्लुएंस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। सिंपल सा मतलब इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? मोटिवेशन। ओके आपको क्या चीज़ मूव करती है, आप किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हो, या आपको क्या चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है, अब वो जो इन्फ्लुएंस है, वो जो मोटिवेशन है, वो इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगी? जो एम्प्लॉय के अंदर से आ रही है, ठीक है, ऐसी फीलिंग्स जिसके अंदर से आ रही है। तो अगर हमें उसको इंटरनली मोटिवेट करना हो तो उसके अंदर हमें कुछ फीलिंग्स लानी पड़ेंगी, जैसे लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके अगर हम स्टार्टिंग से ही उसको लॉयल्टी की भावना लेके आएंगे, ठीक है, तो दैट विल मोटिवेट द एम्प्लॉय इंटरनली। हमें फोर्स करने की बात ज़रूरत नहीं है, हम उसको डांट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से अलाइंड हो जाएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है? बाहरी, जो उस पर्सन के अंदर से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, कोई डांट पड़ना भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी मतलब आपको ऑर्डर दे दे के काम करवाना पड़े फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा उस पर्सन को, ठीक है। एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल चीज़ होगी। इंटरनल मतलब वो खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका बिहेवियर में हमने ऐसे कोई चेंज ला दिया, या खुद से वो कोई चेंज है जो वो अपने आप ही जो है वो मोटिवेट कर रहा है। तो दीज आर इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे सिंपल मोटिवेशन से तो वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है, उसे कैसे इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। तो अच्छा, अब मोटिवेशन जो है, जहाँ इंटरनल एक्सटर्नल तो हो गई, साथ में ये मॉनिटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकती है। जैसे हमने देखा था
क्लासिकल थिंकर्स मॉनेटरी की बात करते हैं, इकोनॉमिक मैन की बात करते हैं, उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड आए, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था कंसेप्ट को, है ना। तो ये कहते हैं कि मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, ओके। एंड ही एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम गिवन बाय बर्नार्ड। तो हमने बर्नार्ड जब पढ़ा था, बर्नार्ड को जब पढ़ा था, तो उसमें हमने किया था कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, तो एक बैलेंस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन द कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द एम्प्लॉइज एंड द सेटिस्फेक्शन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इन्होंने भी इस बात को जो है एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया। एंड ऑल्सो साइमन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जोन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? इट इज सिमिलर टू जोन ऑफ इनडिफरेंस। तो बर्नार्ड ने हमें दिया था जोन ऑफ इनडिफरेंस, ठीक है। तो इनडिफरेंस कौन सा जोन था? वो जोन जिसके अंदर अगर हम ऑर्डर्स दें तो एम्प्लॉयज मान लेंगे, ठीक है, विदाउट एनी बिना कुछ अड़ाए बिना, कुछ भी ऑब्जेक्शन के बिना वो इजीली मान लेंगे। तो सिमिलर, उसको बस नाम जो है थोड़ा इजी कर दिया, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये वो जोन है जिसके अंदर आप कोई ऑर्डर देते हो, कुछ भी उनको बोलते हो, तो आपके एम्प्लॉयज जो है काम कर लेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए एग्जीक्यूटिव को कि वो जो ऑर्डर्स दें वो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में लाई करें, ओके। सबको यहाँ पे नाम कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि सपोज जोन ऑफ एक्सेप्टेंस भी है और आपका जोन ऑफ इनडिफरेंस भी है, एंड यू हैव टू मैच, और आपका ऑप्शन में साइमन भी है एंड आपके बर्नार्ड भी है। तो आपको पता होना चाहिए जोन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन एंड जोन ऑफ इनडिफरेंस वाज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ इन्फ्लुएंस। इतना ही है, बस पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है, ठीक है, और या फिर मोटिवेशन जो है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हो सकती है, और उन्होंने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट दिया। नाउ लास्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सो बहुत फेमस क्रिटिसिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि किसने कहा, ओके। तो साइमन ने जो क्लासिकल थियोरीज थे, जो क्लासिकल थियोरी थी, जो कहते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सली रेलिवेंट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स की जो बात होती है उनको उन्होंने कहा दीज आर मेयर प्रोवर्ब्स एंड मिथ्स, ये सिर्फ कहावतें हैं, ठीक है, या फिर झूठ है, मिथ्या है, ओके। तो उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को, जो हमने इतने प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, हायरार्की, यूनिट ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, उन प्रिंसिपल्स को साइमन ने क्या कहा? दीज आर प्रोवर्ब्स, ये कहावतें हैं, ये मिथ्य हैं, झूठ हैं, ओके। तो इन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल्स, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु रेफर टू दीज प्रिंसिपल्स और हु क्रिटिसाइज्ड classical theory as calling principles as proverbs or myths. So it is Herbert Simon, okay, you must remember. Then principles जो हैं उन्होंने कहा साइमन ने that these are not scientifically valid and do not have universal application. इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ थिंकर्स ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई किया, वहाँ पे काम करके, लेकिन ये हर जगह जो है एप्लीकेबल नहीं है, एंड ऑब्वियसली तभी इनको उनके अगेंस्ट जो है कई थिंकर्स आए, ओके। जैसे ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी है जिसके अगेंस्ट है, क्योंकि वहाँ पर ये प्रिंसिपल्स काम नहीं करे। चेस्टर बर्नार्ड ने भी कोशिश की स्टार्टिंग में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की, पर उनके एक्सपीरियंस में भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम नहीं करते हैं इफेक्टिवली, दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट वर्क, राइट। सो देन साइमन सेज दैट लाइक प्रोवर्ब्स दीज अकर इन पेयर्स। क्या मतलब है? जैसे कहावतें जो होती हैं, जैसे जिनको कई बार हम कोट्स भी कह देते हैं, ओके। तो क्या होता है कि हर चीज के ऊपर कहावत है, ठीक है, और कई बार वो जो कहावतें हैं, वो जो कोट्स हैं, वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मेंशन किया था ताकि आपको समझ आ जाए। एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ कोट दैट अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जैसे आपने देखा होगा, हम कई प्रोडक्ट्स पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है, ओके। मैंने भी आप लोगों को, कईयों को अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया, मतलब जो जल्दी आएगा उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी एक्शन लेने की बात होती है, ओके। एक्शन इज बीइंग अवॉर्डेड, क्विक एक्शन इज बीइंग अवॉर्डेड। तो ये जो कोट है या फिर ये जो प्रोवर्ब है, ये जल्दी काम करने को बोल रहा है। अब एक और कोट है जो कि कहता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी काम करना, वेस्ट मतलब बर्बाद होना, कि आप ज्यादा जल्दी काम करोगे तो आपका काम वेस्ट हो जाएगा। So this is also a quote. Now, both of these are proverbs, both of these are quotes, but these are contradictory in nature. आप आपस में एक दूसरे का कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, ओके। पेशेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कोट है, फिर आपके एक्शन लेने पर भी कोट है। सिमिलरली यू कैन से जैसे है एक अपोजिट्स अट्रैक्ट, ओके। वी यूजुअली हियर की अपोजिट्स जो है अट्रैक्ट करते हैं, बट देन देयर इज अनदर कोट जो कि कहता है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर।
ठीक है, मतलब जो सेम लोग होते हैं वो आपको एक जगह पे मिलते हैं, मतलब सेम लोग जो हैं, सेम तरीके के लोग, कॉमन इंटरेस्ट के लोग वो एक जगह मिलते हैं ना। बोथ ऑफ दीज आर प्रोवर्ब्स, पर एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो सिमिलरली इन्होंने कहा, इसको एग्जांपल देके कि जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं, इतने सारे प्रोवर्ब्स हैं, एक दूसरे को काटते हैं, कैंसिल करते हैं, सिमिलरली ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक हर प्रिंसिपल के लिए, ऑलमोस्ट हर प्रिंसिपल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसिपल वन कैन फाइंड इक्वली एक्सेप्टेबल कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल। आपको ऑलमोस्ट हर प्रिंसिपल के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल ऐसा मिल जाएगा जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो प्रिंसिपल्स लेते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और स्पेशलाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहते हैं कि हर एम्प्लॉय का एक बॉस होगा, उसको ऑर्डर्स जो है एक ही पर्सन से मिलेंगे, राइट। स्पेशलाइजेशन भी हमारा प्रिंसिपल है। स्पेशलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ वर्क है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कह लो या स्पेशलाइजेशन कह लो। ओके ओके। अब अगर डिवीजन ऑफ वर्क है तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज है इसको अलग अलग जो ऑर्डर्स हैं वो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं। ओके क्योंकि जो जनरल मैनेजर है, सपोज ऊपर वाला सीनियर है, वो हर तरीके के ऑर्डर्स तो दे नहीं पाएगा बिकॉज स्पेशलाइजेशन इज देयर। तो स्पेशलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड को, राइट। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स अगर हम डिटेल में देखें कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, राइट। तो यही जो है क्रिटिसिज्म करी हर्बर्ट साइमन ने। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में समझाया है, तो यू मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट दिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट साइमन विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। वैसे अगर हम बात देखें तो इन्होंने इतने सब्जेक्ट्स में पता नहीं कितना काम किया होगा। ओके, 1000 पेपर से ऊपर लिखे तो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। कंप्यूटर साइंस में लिखा है, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इतना कुछ लिखा है। ओके, बट ये हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें जो इनकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इतनी है, राइट। So thank you so much for watching. I hope you're preparing well, and I'll see you super soon in next lesson. Till then, take care.